सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन के सदस्यों ने भेंट की। इस दौरान संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री धामी ने संगठन के सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी और अन्य सदस्य इस अवसर पर मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के योगदान की सराहना करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द कदम उठाने का भरोसा दिलाया। वहीं उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडी अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास हेतु अधिवक्ताओं के साथ गहन विचार मंथन किया और राज्य के कानून व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिकता संहिता लागू की है, यानी यूसीसी लागू की है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अब तक 26,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है और 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य हित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से देहरादून स्थित एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच कार्यालय से प्रस्तावित स्थानांतरण और नंदा राजदात यात्रा के प्रमुख रूट के रखरखाव और सुधार कार्यों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री को उनके सकारात्मक आश्वासन देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। ये बैठक राज्य के विकास और सड़कों के सुधार के लिए अहम साबित हो सकती है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर थाना में आज थाना दिवस का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय लोगों की विभिन्न शिकायतों को सुना गया और उनका मौके पर नियंत्रण भी किया गया। दिनेशपुर थाना परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना। खास तौर पर महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतों सामने आई, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर बातचीत कराई और आपसी सहमति से मामले का समाधान किया। इस पहल से ये साफ हुआ कि पुलिस प्रशासन जनता की समस्याओं का समाधान के प्रति संवेदनशील और लोगों को तुरंत राहत देने के लिए तत्पर है। थाना दिवस के इस आयोजन ने स्थानीय समुदाय में पुलिस और जनता के बीच विश्वास को और भी मजबूत किया। पैनेसिया हॉस्पिटल ऋषिकेश ने पंचायत भवन बापूग्राम में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें 208 मरीजों ने स्वास्थ्य जांच करवाकर शिविर का लाभ भी उठाया। इस शिविर का शुभारंभ विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने किया, जबकि मेयर शंभू पासवान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने गुर्दा और मूत्र रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, जनरल फिजिशियन सहित विभिन्न विशेषज्ञता से संबंधित मरीज की जांच की और उन्हें समय पर दवाई लेने की सलाह दी। अस्पताल के निदेशक शुभम चंदेल ने बताया कि शिविर में मरीजों को वेतन परामर्श दिया गया। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रकार के शिविरों को समय समय पर आयोजित कराने की आवश्यकता जताई, ताकि गरीब मरीजों को फायदा मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है।
लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें अब चालू कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता थी उनके लिए तैयार कर स्वीकृति प्रक्रिया जारी कर दी है। सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार राज्य की सभी सड़कों की गड्ढा मुक्त किया गया है और जिलाधिकारियों को सड़कों की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अगर किसी जनपद में अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है तो विभाग तुरंत उसे पूरा करेगा। वापिस से नॉर्मल देखिए, आपदा में जो डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था हर जगह पे, और जो बड़े काम है उस पे हम लोग एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पे हम लोग ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। कहीं कहीं पे ये बीच में शिकायत मिली थी कि कुछ सड़कें रह गई हैं जिस पे नहीं काम हुआ, मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास खबर आई थी। उन सड़कों को भी हम लोगों ने काम कर लिया है और जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है कि समय जब एक बार निर्धारित किया गया तो उस समय में क्यों नहीं किया गया। तो अभी तक पूरा कर लिया गया है, कहीं और खबर आती है तो उसको भी हम लोग उस पर भी काम करेंगे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने एक नया नेतृत्व चुना है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत शामिल है। देहरादून में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। इस जोश को कांग्रेस 2027 के चुनावों के लिए शुभ संकेत मान रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस मौके पर कहा कि पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि ये नया नेतृत्व प्रदेश में सत्ता परिवर्तन लाएगा। कांग्रेस इस विश्वास के साथ जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम करेगी। कार्यकर्ताओं की ये एकजुटता और समर्पण कांग्रेस के भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बनेगा और पार्टी 2027 के चुनाव में अपने वादों को पूरा करने का भी भरोसा दिलाया है। से तैयारी है 2022 आज प्रदेश कांग्रेस समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय गणेश गोदियाल जी और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे नेता है जनता पार्टी से योगदान रहा है और पार्टी को 2027 के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मुझे विश्वास है इन सभी के लिए तो कांग्रेस एक नई भूमिका में दिखाई देगी और हम सब लोग आदरणीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत करेंगे और जो वातावरण दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बदलाव का माहौल है और हमारा एजेंडा साफ है। 10 साल बनाम 15 साल। हम चाहते कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम ने नए जोश के साथ पदभार ग्रहण किया है। एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी। हालांकि कांग्रेस के लिए इस भीड़ को 2027 के विधानसभा चुनावों में वोट में बदलना एक बड़ी चुनौती होगी। पार्टी अपना नया नेतृत्व पंचमुखी करार दे रही है, जिससे नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरने के लिए विभिन्न मुद्दों की तैयारी भी पूरी कर ली है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन रणनीतियों को कैसे लागू करती है।
लीडरशिप में आपस में बैठ के निपटाया जाएगा और जो अध्यक्ष बने अगर किसी से कोई नाराज है तो उनसे जाके वार्ता करेगा। अब तो हमको एकजुट होकर संघर्ष करने का समय है। देखो अंग्रेजों ने लाख कोशिश करी हमको लड़ाने की, तो फिर अभी तो ये नॉर्मल सी बात है, हम लोग एक होंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस का जो है ये इतिहास रहा है, चाहे देश की आजादी हो या जनता के हितों के लिए कांग्रेस हमेशा संघर्षशील रही है और लड़ी है। और भाजपा की तरह इतिहास नहीं है हमारा कि जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, भाजपा जो है अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी। देखिए, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति को ये जिम्मेदारी मिली है, आदरणीय गोदियाल जी को। पहले भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है और मुझे लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व है और जिस तरीके की मेहनत कश वो है, निश्चित ही कांग्रेस को 2027 में गणेश गोदियाल जी के अध्यक्ष बनने से लाभ मिलेगा। मैं भी कंधे से कंधा मिला के उनके संग काम करूंगा। जो टीम मैंने बनाई है, जिन लोगों को जोड़ा, उनको साथ लेकर मैं गोदियाल जी की मदद से कांग्रेस की सरकार लाने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके अलावा CWC की आपने बात कही है, मैं खुश हूँ। लोगों को कई वर्षों की मेहनत के बाद ये पद मिलता है। मुझे मेरे हाई कमान ने आज CWC का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने उत्तराखंड और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको कांग्रेस के पटल पर ला सकूं, ताकि उसके हिसाब से कांग्रेस में की लाभ की मदद लेकर हम लोगों का और अपने भारत का मदद कर सके। आपके 4.5 साल के कार्यकाल में वहीं कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित भव्य स्वागत कार्यक्रम पार्टी के नए दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस हाईकमान ने गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ ही प्रीतम सिंह को प्रचार समिति और डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष करण मोहरा को कांग्रेस कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया। गोदियाल दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय गणेश गोदियाल जी और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रीतम सिंह जी और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे अनुभवी नेता है जिनका पार्टी से प्रति योगदान रहा है और जिन्हें पार्टी को 2027 के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मुझे विश्वास है इन सभी के नेतृत्व में कांग्रेस एक नई भूमिका में दिखाई देगी और हम सब लोग मिलकर आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2027 के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत करेंगे और जो वातावरण दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बदलाव का माहौल है। जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने सौंपी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करेंगे। आज जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति है वो आपके सामने है। हर वर्ग सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है और उत्तराखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। 2027 में कांग्रेस की वापसी होना। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ANB में। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस पार्टी ने 2027 के चुनाव में जीत की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है। गोदियाल ने पार्टी कार्यालय में पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष की शपथ ली
और कहा कि पार्टी 2027 चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और कांग्रेस के हाईकमान का भी धन्यवाद किया। का बदलाव है दिख रही है। मैं सबसे पहले उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं। राज्य के तमाम आंदोलनकारियों के सामने नतमस्तक होता हूं। और आपने जो प्रश्न किया कि ये जो सैलाब है, ये जो जोश है, इसका क्या कारण है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये उसी बात का प्रमाण है। और मैं इस प्रदेश की महान जनता को, इस प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं को मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि राजनीति में ये आवश्यक है। राजनीति कोई अछूत विषय नहीं है। राजनीति ऐसा विषय है जिसमें से हर एक की आस होती है आगे भविष्य के लिए। तो राजनीति, यहाँ इस प्रदेश की राजनीति शुचिता की रास्ते पर वापस आ सके, इसके लिए आवश्यक है कि बदलाव होना। जो ये 8 वर्षों से कपड़े सरकार के पहने हुए हैं, 8.5 साल हो गए हैं इस कपड़े जो पहने हुए हैं, इन कपड़ों में जू पड़ गए हैं और इन कपड़ों की धुलाई करना आवश्यक है। इस सरकार की धुलाई करना आवश्यक है। सरकार में जू पड़ गए हैं, इसलिए इसको बदलाव करना आवश्यक है। और मैं वादा करता हूं इस प्रदेश की जनता से कि उनके आशीर्वाद से बनी हुई हमारी सरकार इस प्रदेश को वो सरकार देगी जो उनके सपनों की सरकार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के ऐतिहासिक गांव सारकोट को गोद लेकर उसे आदर्श गांव बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह राज्य के अन्य गांव को भी विकसित किया जाएगा। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सारकोट गांव का जिक्र करते हुए इसे मॉडल गांव बनाने की बात कही। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गरिमा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का ये दावा केवल मीडिया पब्लिसिटी है और सारकोट गांव कभी भी मॉडल गांव नहीं बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि अगर सिर्फ एक ही गांव को गोद लेना है तो उन्हें प्रधान बन जाना चाहिए। गरिमा ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान हास्यास्पद है क्योंकि ये सिर्फ एक गांव के विकास का दावा है, जबकि सभी गांव का समान विकास होना चाहिए। देखिए, एक कहावत है, कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी गरम गरम खाकर अपना मुंह जला रहे हैं। ऐसा कोई मॉडल गांव नहीं बनने जा रहा है मुख्यमंत्री जी का गांव। ये सब जो है मीडिया पब्लिसिटी है, ये एक ताबूत खड़ा किया जा रहा है उनके द्वारा। बात तो तब है ना जब एक मुखिया के तौर पर आप केवल अपना गाँव नहीं, उत्तराखंड का हर गाँव संवार दें। आप क्यों ये पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं? आप क्यों भाई भतीजावाद कर रहे हैं? आप गाँव गोद लेंगे तब उसकी सूरत संवरेगी। तो फिर मुखिया आप पूरे उत्तराखंड के काहे के हुए? फिर तो उस गांव का प्रधान बन जाइए। तो ये बहुत हास्यास्पद बात है और मुख्यमंत्री के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस तरह की बात कि देखिए जिस गांव को मैंने गोद लिया वो मॉडल गांव बन रहा है, तो बाकी गांव को किसके हवाले छोड़ दिया? वो भगवान भरोसे हैं क्या? कांग्रेस ने अपने नए नेतृत्व की पंचमुखी नेतृत्व बताया, जो अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां में जुट चुका है। हालांकि गुटबाजी के चलते कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठने लगा है कि भाजपा के मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गुटबाजी में बटी कांग्रेस नए नेतृत्व के तहत भी एकजुट नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो सब एकजुट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये केवल दिखावा है। कुछ ही समय बाद कांग्रेस के नेता एक दूसरे की टांग खींचते नजर आएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पा रही है। भाजपा के आरोपों के बीच कांग्रेस अपने नए नेतृत्व के साथ 2027 के चुनाव में सफलता की उम्मीदें जता रही है। देखिए, कांग्रेस के ऐसे जलसे करना आम बात है और चुनावी वर्ष में उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बदलना भी आम बात है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में भीड़ जुटा करके वो जरूर अपने वर्चस्व को दिखाना चाहते हैं, उनकी गुटबाजी है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में बूथ पर
उनके कोई भी लोग दिखाई नहीं देते हैं और इसका उदाहरण लगातार उत्तराखंड राज्य में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें दिखाई दिए हैं। और ताज़ा उदाहरण अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है वो आप सबने वहाँ का परिणाम देखा है कि कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाई। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में पहले 4 गुट हुआ करते थे, अब वहाँ पर 6 गुट हो गए हैं और उनका जो जुलूस निकल रहा है वो भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से श्री बद्री केदार मंदिर समिति की अध्यक्ष हिम्मत त्रिवेदी ने अपनी कुल देवी श्याम सुंदरी का आशीर्वाद लेने के लिए अपने प्रत्येक गांव यमकेश्वर ब्लॉक के खोबरा गांव स्थित देवी डांडा पहुंचे। इस दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल भी माता रानी का आशीर्वाद लेने आई। इस अवसर पर मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि अपनी माटी से जुड़ने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रवासियों से अपील कर रही है ताकि वे अपने जड़ों से जुड़े रहे और राज्य के विकास में योगदान करें। माँ श्याम सुंदरी की भी खींच रही है कि कल मैं श्रीनगर में थी और देर रात में जब पहुंची तो मुझे माँ की ये खींच रही कि मैं माँ के दर्शन के लिए यहाँ आई, श्याम सुंदरी माता के मंदिर के दर्शन के लिए आई हूँ क्योंकि आज हेमंत द्विवेदी जो भाई हैं उन्होंने कल कहा था दीदी कि आप आओ, हम लोग वहाँ पे मंदिर में सब लोग एक साथ माँ के दर्शन करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आज माँ के दर्शन, ये एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सिद्ध पीठ यहाँ पर है और आज मुझे इस जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव यहाँ पर आने का अवसर मिला। समय समय पर मैं आता रहता हूँ, लेकिन आज जन्मदिन के अवसर पर मैंने सोचा कि माँ सुंदरी का मैं यहाँ पर आशीर्वाद लूँ। और मैं आप सब के इस चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि जितने भी अपने गाँव से लोग हैं जो बाहर किसी भी राज्य में या राज्य के अंदर अपने गाँव को छोड़ के रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने गाँव और अपने जड़ों से जुड़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में खेती और किसानी कर रहे किसानों की उपेक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पर्वतीय किसानों के हित में कई योजनाओं की शुरुआत की थी ताकि पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा मिल सके, लेकिन भाजपा सरकार ने पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि आज पहाड़ों में खेती करने वाले किसानों उपेक्षित हो रहे हैं। हरीश रावत द्वारा किए गए कार्यों से स्थानीय कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं हुआ, लेकिन भाजपा सरकार में इन किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार से ये सवाल किया कि आखिरकार पहाड़ी किसानों के हित में क्या ठोस कदम उठाया जाएगा। जी ने अगर कोई काम किए हैं प्रदेश के विकास के लिए और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है, बड़ा सवाल है। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि हरीश रावत जी पर्वतीय क्षेत्र की जो भी कृषि उपजें हैं उनको लेकर के हमेशा गंभीर रहे और अपनी सरकार के दौर में उन्होंने कोदे को, झंगोरे को, उन्होंने पहाड़ की राजमा को, कुलत को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसी में से कोदे के फार्मूले से बियर बनाने का भी एक आइडिया था जिससे प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलती, प्रदेश में लोगों का रुझान कृषि की ओर बढ़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उन्होंने पर्वतीय कृषि उपज को लेकर के कोई रणनीति अपनी साफ नहीं की है, जिससे पर्वतीय कृषि प्रभावित हो रही है और जो थोड़ा बहुत खेती किसानी हो रही भी है वो जंगली जानवरों के कारण नुकसान की ओर बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए न कभी सोचती है न कोई कदम उठाती है। हरीश रावत सरकार ने जो गंभीर कदम पर्वतीय कृषि के लिए बढ़ाए थे भाजपा की सरकार में वो सब के सब ठप हो गए। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। जय हिंद।